हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये जो एक्ट है, ये जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है और ये रिलीफ लिखा हुआ है, इसका नाम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों पड़ा? तो जब 1963 में जब सिविल केसेस जब सीपीसी के द्वारा गवर्न किए जा रहे थे, तब वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो रिलीफ मांगा जा रहा था वो दो टाइप से हो रहा था। एक हो रहा था स्पेसिफिक और दूसरा हो रहा था प्रिवेंटिव। स्पेसिफिक रिलीफ और प्रिवेंटिव रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत ये दोनों रिलीफ कवर्ड हैं। अब स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है? तो स्पेसिफिक रिलीफ मतलब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ मांग रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक रिलीफ है। प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब आपकी प्रिवेंटिव रिलीफ के नाम से जो प्रिवेंटिव का जो प्रिवेंट वर्ड है, उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि आप सामने वाले को प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर काम को ना करे या फिर करे। तो जब कोई प्रिवेंट करना चाह रहा है तब प्रिवेंटिव रिलीफ है, और जब कोई स्पेसिफिक चीज़ मांग रहा है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ है। तो ये दोनों रिलीफ्स को कवर्ड किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के एक्ट से। अब ये जो एक्ट है, ये आया एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, जिसको इनेक्ट किया गया 13 दिसंबर 1963 को। ये एक इम्पॉर्टेंट है एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, मतलब 47th एक्ट है 1963 का, और इसका जो इनेक्टमेंट है वो 13 दिसंबर को है। लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है ये 1 मार्च 1964 को है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्च 1964 पूछा जाता है पेपर्स में। और 1 मार्च एक और एक्ट है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका जो एनफोर्समेंट डेट है उसका भी है 1 मार्च 1882। तो ये दोनों एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दोनों के इन्फोर्समेंट डेट सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका प्रियम्बल क्या बोलता है। प्रियम्बल में बोला है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इसका सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब ऐसे सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से ये लॉ डील करता है, उनको डिफाइन करता है और उनको अमेंड करने की बात करता है। अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, इंडेक्स आपको हर अगर एक्ट का याद हो गया तो आपको 90% उस एक्ट में चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, क्योंकि इंडेक्स से ही कहीं ना कहीं आपको सेक्शंस कनेक्ट करके याद रहते हैं। तो पहला है इसका पार्ट 1। इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ और तीसरा प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिलिमिनरी में जो सेक्शन थे वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक था। जो सेकेंड चैप्टर था वो था स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ थे, इसलिए इनको चैप्टराइजेशन में बांटा गया। तो पहला चैप्टर बना स्पेसिफिक रिलीफ का। अगर कभी भी स्पेसिफिक रिलीफ में चैप्टर 1 पूछा जाए तो आप प्रीलिमिनरी को आंसर नहीं लगाना। चैप्टर 1 इसका है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पार्ट 1 पूछा जा रहा है तब आप प्रीलिमिनरी को आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जब चैप्टर पूछा जाए तब आपको चैप्टर में रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही लगाना है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात की गई है, जो कि है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना हो किसी को कॉन्ट्रैक्ट का तो वो सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 25 तक डील कर रहा है। चैप्टर 3 है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराना हो तो सेक्शन 26, एक अकेला सेक्शन है रेक्टिफिकेशन का, सेक्शन 26। अब आते हैं चैप्टर 4 रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कराना है तो सेक्शन नंबर 27 से सेक्शन नंबर 30 तक दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि अगर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना चाहते हैं तो सेक्शन 31 से लेकर 33 तक दिया हुआ है। अब आते हैं चैप्टर 6 डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री का जो चैप्टर है वो डील करता है सेक्शन नंबर 34 और 35। मतलब अगर कोई चीज़ को आप डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6 में जाना होगा, और सेक्शन 34 और 35 के अंतर्गत ये डिक्लेरेशन के बाद लाया जाता है। अब आते हैं हम इसके प्रिवेंटिव रिलीफ में।
प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो पार्ट 3 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि चैप्टर 7 में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर 7 में दिया हुआ है इंजंक्शन जनरली। तो ये जो इंजंक्शन जनरली है ये 2 सेक्शन है इसमें, 36 और 37। और वहीं चैप्टर 8 में है परपेचुअल इंजंक्शन, क्योंकि इंजंक्शन जनरली में 2 टाइप के इंजंक्शन दिए हुए हैं, टेम्पररी और परपेचुअल। जो टेम्पररी है वो सीपीसी के हिसाब से गवर्न होता है, और जो परपेचुअल है वो एसआरए में दिया हुआ है। सेक्शन 38 से लेके 42 तक ये परपेचुअल इंजंक्शन की बात करता है। इसमें मैंडेटरी इंजंक्शन भी आता है और नेगेटिव एग्रीमेंट्स भी आते हैं। ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 8 में आते हैं। अब इससे हमको ये पता चल गया है कि से पूरे एसआरए में टोटल 3 पार्ट्स हैं और 8 चैप्टर्स हैं, और कितने सेक्शंस हैं? 42। 3 पार्ट, 8 चैप्टर्स एंड 42 सेक्शंस। अब आते हैं हम पार्ट 1 में। पार्ट 1 डील करता है प्रीलिमिनरी से। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ऑल्दो ये एनफोर्स हुआ है 1964 में, बट इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो 1963 ही है। ये आप कभी भूलना मत, क्योंकि कई बार हमको ऐसा याद होता है कि इन्फोर्समेंट 1964 को हुआ है तो शायद इसका शॉर्ट टाइटल 1964, बट नहीं, इसका जो शॉर्ट टाइटल में लिखा हुआ है, इसका जो एक्ट का नाम है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, क्योंकि ये बन के तैयार हो गया था 1963 को। ये होल ऑफ इंडिया में लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अब हटा दिया गया है, जो कि अमेंडमेंट है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वो डील करता है डेफिनेशन से। डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन बताता है ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन में एवरी ड्यूटी जिसको एनफोर्स किया जा सकता है लॉ के द्वारा, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। एकदम सिंपल मीनिंग रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति की ड्यूटी अराइज हो रही है, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई ड्यूटी अराइज हो रही है तो, और वो उसको बाय लॉ एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे कि समझ लेते हैं एक ए है और एक बी है। ए ने 5 किलो गेहूं का ऑर्डर दिया, और वहीं बी को ये कॉन्ट्रैक्ट में बी को 5 किलो गेहूं डिलीवर करना था। इसका पेमेंट ए ने दे दिया था। अब बी के ऊपर क्या है? बी की ये ड्यूटी है कि वो उसको गेहूं दे, बट अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये उसका ऑब्लिगेशन हो जाएगा, क्योंकि ए अब इसको, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो इनके बीच में हुआ है 5 किलो गेहूं का, वो इसको एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि ये जो बी की ड्यूटी है उसको वो एनफोर्स करा सकता है बाय लॉ। इसीलिए इस ड्यूटी को जब कोई एनफोर्स किया जा सकता है बाय लॉ तो वो कहलाता है ऑब्लिगेशन। मतलब बी यहाँ पे ऑब्लिगेटेड है कि उसको वो गेहूं देना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 2 के, सेक्शन 2 के क्लॉज बी में सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट जो कि विल नहीं है और कोडिसिल नहीं है। विल और कोडिसिल एक इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइंड है, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इज इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। बहुत सिंपली समझना है आपको। सेटलमेंट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डेस्टिनेशन या डिवोल्यूशन करता है। किसका? सक्सेसिव इंटरेस्ट का। मतलब एक प्रॉपर्टी है ए के पास और वो प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है, बी को समझ लेते हैं दे रहा है, तो यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ या फिर डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, और ए जब मर जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो रही है? बी की। तो ये जो डिवोल्यूशन है इस सक्सेसिव इंटरेस्ट का, या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहा है या फिर उसको एग्री किया गया है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि मेरे मरने के बाद, ए बोलते हैं मेरे मरने के बाद बी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे हम? सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव इंटरेस्ट के डिवोल्यूशन की बात हो रही है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज
क्लॉज सी में ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट में सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो डिफाइंड है वो मीनिंग आएगी इस ट्रस्ट की। मतलब यहाँ पे सिंपल बोल देगी अगर जो ट्रस्ट की जो सेम मीनिंग होगी जैसा कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बताया गया है। अच्छा, जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे थे ऊपर में, तो सेटलमेंट में विल और कोडिसिल नहीं इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं हम इसके क्लॉज डी में, ट्रस्टी मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है तो वो ट्रस्टी कहलाता है। अब आते हैं क्लॉज ई में, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इसमें डिफाइंड नहीं है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है तो वो उसकी मीनिंग सेम एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे ली जाएगी। मतलब जैसे कि वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वो अभी इसमें डिफाइंड नहीं है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो डिफाइंड है, तो जो मीनिंग होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली जाएगी। यहाँ पे ये बोला गया है क्लॉज ई में। अब आते हैं हम सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 सिंपल है, सेविंग की बात करता है। सेविंग हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। सेविंग में अगर इतना बस बताया गया है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड शेल बी डीम्ड to deprive any person any right or relief other than specific performance which he may under any contract to affect the operation of Indian Registration Act on document। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और बार बार आते रहता है। इसमें सिंपल ये बोला गया है, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पिनल लॉस। मतलब जो स्पेसिफिक रिलीफ हम ग्रांट करेंगे, जो कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेसिफिक रिलीफ, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स को ही ग्रांट कर सकता है, नॉट फॉर एनफोर्सिंग पिनल लॉज। मतलब अगर कोई पेनल्टी है या फिर कोई पिनल इन्फोर्समेंट करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ काम नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स के इंडिविजुअल, एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। मतलब एक इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को इन्फोर्स करता है, नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग पिनल लॉज। मतलब ये पिनल लॉ को इन्फोर्स करने की बात नहीं करता है। जो पिनल लॉज में प्रोविजंस है उनको ये इन्फोर्स नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को ही इन्फोर्स करेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।